हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा, आज वाली वीडियो के अंदर पोएट्स एंड पैनकेक्स के कंप्लीट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। मुझे उम्मीद है इससे पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे। सो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की अगर मैं थीम की बात करता हूँ बेटा आपसे, तो थीम पे एनर्जी मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं इस चैप्टर की ऑलरेडी थीम जो है, पूरा सेंट्रल आइडिया जो है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चैप्टर की कोट की अगर मैं बात करता हूँ, तो कोट हमने क्या देखा था उसी वीडियो के अंदर। इन अ वर्ल्ड ऑफ लाइट्स एंड कैमरास द हार्डेस्ट बैटल्स आर फॉट इन साइलेंस। एक ऐसा संसार जहाँ पे बहुत सारे कैमराज है, जहाँ पे बहुत सारी लाइट्स है, मतलब कि बहुत सारी चमक दमक है, जो एक्चुअल में जो हार्श बैटल्स होती है, जो रियल बैटल्स जो होती है, वो साइलेंस के अंदर लड़ी लड़ी जाती है, जहाँ पे जो कि सीन्स के बिहाइंड होती है। मतलब कि एक्चुअल में अगर आपने देखा होगा, तो जो रियल लाइफ होती है वो तो सीन्स के पीछे ही होती है ना। बिहाइंड द सीन्स वेयर करियर राइज एंड फॉल, मतलब कि एक सिनेमा की इंडस्ट्री के अंदर जो करियर बनता है या बिगड़ता है, वो एक्चुअल में बिहाइंड द सीन बनता है, बिहाइंड द कैमरा बनता है। ये कोट हमने जो है वो सीखा था। इस चैप्टर के साथ जो है मैंने आप लोगों को एक बात ये भी बताई थी कि कुछ ऐसी मॉरल वैल्यूज नहीं बनती है ना। तो इसके अंदर मैंने भले ही कोट आपका ऐड जरूर किया था, बट क्वेश्चंस के अंदर उतना ज्यादा कोट का इस्तेमाल इस चैप्टर के अंदर हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट आंसर को कैसे प्रेजेंटेबल बनाया जाता है वो सारी बात आप कर लेंगे। तो चलिए बेटा, ये है अपने चैप्टर का पहला एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, देखो सारे ही पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ मैं आपको करा दूंगा। इसके बाद आपको कुछ भी उठा के देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, ये हमारा एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। while the other members of the department were kind of uniform, जो बाकी अदर मेंबर्स थे किसी डिपार्टमेंट के, वो सब सेम थे, ठीक है। खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवरसाइज एंड क्लमजी टेलर्ड वाइट खादी शर्ट। अब देखो ये कौन से डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ये हमारी स्टोरी डिपार्टमेंट की बात हो रही है, जहाँ पे सारे लोग क्या पहनते थे, खादी की धोती पहनते थे, जिनकी जो शर्ट्स होती थी बड़ी क्लमजी होती थी, ओवर साइज होती थी। उस समय सब वही पहना करते थे विद अ खादी शर्ट, ठीक है। व्हाइट खादी शर्ट वो जो है वो पहना करते थे, जो उनकी क्लमजी शर्ट होती थी, व्हाइट कलर की खादी शर्ट होती थी। लेकिन द लीडर एडवाइजर वोर पैंट्स एंड टाई, जो लीगल एडवाइजर था, जो लॉयर था, वो क्या पहनता था, पैंट्स पहनता था, टाई पहनता था, एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक ओवर साइज जो कोट है वो पहना करता था कभी कभार। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अक्सर वो जो है वो बिल्कुल ही अकेला और हेल्पलेस सा दिखता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, यहाँ पे देखो एक आदमी जो कि फुल ऑफ लॉजिक्स है, वो लॉजिकल प्रैक्टिकल बंदा है, और वो किन लोगों के बीच में बैठा है, ऐसे लोगों के बीच में जो कि ड्रीमर्स है। जाहिर सी बात है, स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर जो है लोग इमेजिनेशन बहुत करते हैं, वहाँ पे पोएट्स हैं, वहाँ पे राइटर्स हैं, उनकी तो दुनिया ही सब कुछ इमेजिनेशन पे चलती है। उस डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदा था जो कि था लॉयर। अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधी हाइट्स एंड खादी हाइट्स, यहाँ पे एक न्यूट्रल, यहाँ पे जो हमारा लॉयर था वो एक न्यूट्रल आदमी था, जो कि किसके अंदर था, किन लोगों के सराउंडिंग में था, ऐसे लोग जो कि गांधी जी को बहुत फॉलो करते हैं, जो कि खादी बहुत पहना करते हैं, ठीक है। वहाँ पे जितने भी हमारे पोएट्स जो राइटर्स थे, वो सब जो है गांधी हाइट्स से सब खादी जो है वो पहना करते थे। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसे सारे लोग जो कि बॉस के जो है वो बहुत ही क्लोज थे, इसमें से ही लॉयर भी बहुत ज्यादा क्लोज था, तो उसको जो है वो फिल्म को प्रोड्यूस करना अलाउ था। एंड दो अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक ऑफ पैनकेक्स वर यूज ऑन इट, और उसके फिल्म के अंदर भी काफी सारा पैनकेक जो है वो इस्तेमाल हुआ है। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, यहाँ पे लेकिन उसकी फिल्म से जो है काफी सारा कुछ ऐसा आया नहीं, कुछ अच्छा आउटपुट मिला नहीं। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, एक दिन जो है वो उसके जो बॉस होते हैं, ठीक है, हमारे एस एस वॉसन, वो क्या करते हैं, स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर देते हैं। एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री, और ऐसा पहली बार होता है ह्यूमन इतिहास के अंदर, वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ऑफ द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम, कि एक लॉयर को उसकी नौकरी छोड़नी पड़ गई, क्योंकि पोएट्स को जो है वो घर जाने के लिए कह दिया गया था, ठीक है। ये एक स्ट्रैक हमें समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, देखो भाई। द लीगल एडवाइजर स्टूड अमंग द अदर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ हिज वेस्टर्न अटायर, वो वेस्टर्न अटायर पहना करता था, देखो ना, पैंट और टाई वगैरह कोट वगैरह पहना करता था, बाकी सारे तो खादी आइट्स थे, तो वेस्टर्न अटायर की वजह से वो जो है अलग जो है लगता था बाकी लोगों से, ठीक है। तो वेस्टर्न इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, अदर मेंबर्स ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, ठीक है, ये जो है एक तरीके की यूनिफॉर्म पहना करते थे, क्यों, देवर इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी आइडियाज, वो सारे गांधी जी के आइडियाज से इन्फ्लुएंस थे, हो सकता है ये भी आंसर, बट आगे के ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे। दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम मूवमेंट, भाई फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। इट वॉज कंफर्टेबल अटायर फॉर द समर मंथ्स, ऐसा भी कहीं पे कुछ जिक्र नहीं हुआ है कि भाई वो जो है कंफर्टेबल अटायर हुआ करता था, ठीक है। द स्टूडियो बॉसेस इंस्टेड ऑन इट, स्टूडियो के बॉस ने इंस्टेड किया था कि भाई सब तुम लोग खादी जो है वो खादी के कपड़े पहनोगे, गांधी जी को फॉलो करोगे, ऐसा नहीं हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ही होना चाहिए, यस, दे वर इन्फ्लुएंस बाय
गांधी आइडियाज, वो गांधी जी के आइडियाज से बहुत इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, असेंबली ऑफ गांधी हाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट भाई हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ध्यान रखना हमें बतानी कौन सी सत्य नहीं है लीगल एडवाइजर के बारे में। ही हैज एन इंटरेस्ट इन फिल्म मेकिंग, उसका जो है इंटरेस्ट था फिल्म मेकिंग के अंदर, भाई ये तो ट्रू है, क्योंकि इंटरेस्ट था तभी तो उसने फिल्म जो है वो प्रोड्यूस भी की थी। ही वॉज डाउन टू अर्थ एंड प्रैक्टिकल पर्सन, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ और प्रैक्टिकल पर्सन था। देखो ऐसा कोई जिक्र तो हुआ नहीं है, ऐसा कोई जिक्र तो हुआ नहीं है, इसको देखेंगे बाद में। ही वॉज ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद एवरीवन एट जेमिनाई स्टूडियो, वो सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली था। अरे मेरे भाई ये बात तो बिल्कुल विपरीत नहीं हो गई, ये बात तो बिल्कुल कतई विपरीत हो गई। यहाँ पे जो है वो ये बोला गया कि भाई वो जो है बिल्कुल अलोन था, तो वो फ्रेंडली कहाँ से हो गया जब वो अलोन था? तो ये जो है ये ट्रू नहीं है, ये बात तो मुझे जो है वो ट्रू नहीं लग रही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। ये भी देख लो, ही डिड नॉट हैव अ हर्ड ऑफ मेंटालिटी, ऐसी तो कोई बात जो है वो अपने इसके अंदर एक्सट्रैक्ट के अंदर की हुई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, वाई वर द मेंबर्स ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट कॉल्ड अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, क्यों जो है स्टोरी डिपार्टमेंट के लोगों को क्राउड ऑफ ड्रीमर्स कहा जाता था? क्योंकि वो सब जो है पोएट्स थे, क्रिएटिव लोग थे, पोएट्स थे, क्रिएटिव लोग थे सारे, जो कि इमेजिनेशन की दुनिया के अंदर रहते थे, ठीक है, नॉट इन लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी, वो लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी में नहीं रहते थे, वो अपनी अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया के अंदर रहते थे, इसलिए उनको जो है क्राउड ऑफ ड्रीमर्स कहा गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द लॉयर लॉस्ट द जॉब बिकॉज, लॉयर ने अपनी जॉब क्यों खोई? द बॉस वाज अनहैप्पी दैट द फिल्म हैड प्रोड्यूस्ड एंड नॉट डन वेल, क्या बॉस अनहैप्पी था? ऐसी कोई जिक्र नहीं हुआ है एक्सट्रैक्ट के अंदर कि बॉस अनहैप्पी था। हाँ ये जो है उसकी फिल्म ने अच्छा नहीं किया है, ये बात तो हुई है, लेकिन बॉस अनहैप्पी था ऐसा कुछ जिक्र नहीं हुआ है। दूसरा वो पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, द स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ विच ही वॉज अ पार्ट वॉज डिसकंटिन्यूड, यस ये डिसकंटिन्यू हो गया था, ये तो लिखा है कि भाई यहाँ पे जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया गया था स्टोरी डिपार्टमेंट को, तो उसका ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस ये इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले भाई नेक्स्ट, द वर्ल्ड पैनकेक्स हैज बीन यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट इन सेम कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे भी देखो पैनकेक का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी पैनकेक लिखा है, यहाँ पे भी पैनकेक लिखा है और यहाँ पे भी पैनकेक लिखा है। कह रहा है हमें वो सेंटेंस यहाँ पे चूज करना है जो कि एक्सट्रैक्ट से मैच खाता हो। पहले लिखा है शी फ्लिप द पैनकेक परफेक्टली गोल्डन ब्राउन एंड रेडी टू ईट, अब देखो यहाँ पे पैनकेक का मतलब क्या है? खाने वाला पैनकेक, उसने जो है वो पैनकेक को परफेक्टली जो है वो पलटा, जो कि जो है वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था, गोल्डन ब्राउन कलर का था। आफ्टर द स्टॉर्म द टेंट वॉज पैनकेक्ड अंडर द वेट ऑफ द फॉलन ट्री, पैनकेक्ड का यहाँ पे मतलब है बिल्कुल ही तहस नहस हो गया, तबाह हो गया। स्टॉर्म के बाद जो है वो जो ट्रीज वहां पे गिरे उसकी वजह से टेंट जो है बिल्कुल पैनकेक्ड हो गया, तबाह हो गया। तो ये तो आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पैनकेक हमारा क्या है? मेकअप की बात है। ऊपर वाला भी आंसर नहीं होगा, जो है खाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, पैनकेक का। शी अप्लाइड अ थिक लेयर ऑफ पैनकेक मेकअप, यस मेकअप की यहाँ पे बात हुई है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। बट एक बार ये भी पढ़ लेते हैं, द साइक्लिस्ट पैनकेक्ड ऑन तो द पेमेंट, देखो पैनकेक्ड का मतलब होता है गिर जाना, है ना, वो गिर गया पेमेंट पे, पेमेंट होता है अपना जैसे एक तरीके की फुटपाथ होगी उस पर जो है वो साइकिलिस्ट जो है वो गिर गया, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा, सॉर्टेड। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, एक दूसरा एक्सट्रैक्ट अपना आ गया भाई, दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, वो समय था जब जो है शूटिंग्स कहाँ होती थी? इंडोर हुआ करती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शूट आउटडोर्स, और सिर्फ 5% ऐसे फिल्म होती थी, मतलब 100 में से 5% ऐसी फिल्म होती थी जो बाहर शूट होती थी, 95% तक इंडोर्स हुआ करती थी। I supposed to I supposed to set the studio lights needed the girls and the boys to be made look ugly in order to look presentable in the movie। यहाँ पे बहुत ही sarcastically उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि भाई स्टूडियोज की लाइट्स और सेट इस तरीके से लगाए जाते थे कि जो लड़के और लड़कियां होते थे उनको इतना अगली बनाया जाता था कि वो जो है मूवीज के अंदर प्रेजेंटेबल लगे, पैनकेक्स वगैरह लाइट्स वगैरह इतनी सारी लगा के उनको इतना अगली रियल में बनाया जाता था कि वो मूवीज में एक्चुअली प्रेजेंटेबल लगे। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर एक स्ट्रिक्ट हायरार्की जो है वो मेंटेन की जाती थी। द चीफ मेकअप मैन मेड हिज चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली, जो चीफ होता था मेकअप डिपार्टमेंट का, मेकअप जो चीफ होता था वो एक्चुअल में जो चीफ एक्टर्स होते थे और जो चीफ एक्ट्रेसेस होती उनको अगली बनाता था। जो उसके सीनियर असिस्टेंट होते थे वो सेकंड हीरो और हीरोइन को जो अगली बनाते थे। जो जूनियर असिस्टेंट होते थे वो मेन कॉमेडियन को जो है वो अगली बनाते थे, और इस तरीके से कहानी जो है वो चलती रहती थी। अगली बनाने से यहाँ पे बहुत ही सटारिकली तरीके से उन्होंने लिखा कि वो मेकअप करते थे, एक हरारकी होती थी, जो मेन मेकअप का जो है मेकअप आर्टिस्ट सबसे बड़ा वाला होगा
वो मेन हीरो हीरोइन के करेगा, फिर उसके नीचे वाले जो है वो साइड वाले जो आर्टिस्ट होंगे उनके करेगा, फिर उसके नीचे वाला जो होगा बंदा वो उसको करेगा, क्या कहते हैं जो कॉमेडियंस वगैरह है, फिर सबसे नीचे हमारा ऑफिस बॉय भी आता था, वो क्राउड को करता था। ठीक है, ये हमने उस समय सीखी थी सारी बातें अपने चैप्टर को रीड करते वक्त। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। एक वो बंदा जो कि क्राउड की जो है मेकअप करता था, वो कौन था? एक ऑफिस बॉय था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। वो कह रहे हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर भी एक ऑफिस बॉय हुआ करता था। ऑन द डेज व्हेन देयर वर क्राउड शूटिंग यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट्स जायंट वेसल। यहाँ पे कह रहे हैं जब उन दिनों जब जो है बहुत सारी क्राउड शूटिंग जब हुआ करती थी, तुम उस आदमी को देख सकते हो कि वो जो है अपने पेंट को मिक्स करता है एक बड़े वेसल के अंदर और बिल्कुल स्लैप करता है क्राउड प्लेयर्स के ऊपर, मतलब पट 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 ऐसे जो है वो स्लैप करता हुआ क्राउड प्लेयर्स के ऊपर जो है अपना पेंट करता है, मतलब कि मेकअप लगाता है। वो बहुत ही सटारिकल तरीके से लिख रहे हैं। द आइडिया वॉज टू क्लोज वेरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस विद द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। और उसका आइडिया क्या था कि भाई जो चेहरे पे जितने भी पोर्स है, खड्डे हैं छोटे छोटे, उनको भर देना मेकअप अप्लाई करके। सॉर्टेड। चलो भाई क्या कह रहे हैं, What does the writer mean the phrase indoor shooting in the first line of the extract? इंडोर शूटिंग का क्या मतलब था? इंडोर शूटिंग का मतलब ये था कि भाई जो शूटिंग्स थी सारी वो अंदर हुआ करती थी, ठीक है, इनसाइड द स्टूडियो हुआ करती थी। द इंडोर शूटिंग मीन शूटिंग फिल्म्स इनसाइड द स्टूडियो नॉट आउटसाइड इन द रियल प्लेसेस। ठीक है, शूटिंग जो है स्टूडियो के अंदर हुआ करती थी। पिक अप वन लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स द सरकास्टिक टोन ऑफ द राइटर। एक लाइन हमें लिखना जो कि सरकास्टिक टोन हमें पता चलती है कि उन्होंने बहुत ही सरकास्टिकल तरीके से लिखा है। देखो ना, ये वाली जो लाइन थी, I suppose the sets and the studio lights needed the girls and the boys to be made look ugly in order to look presentable in the movie। ठीक है, कि उन्हें जो है स्टूडियो की लाइट्स वगैरह जो है सेट्स वगैरह इस तरीके से अरेंज करने पड़ते थे कि लड़का लड़की जो है वो और ज़्यादा जो है वो अगली दिखे ताकि वो मूवीज़ के अंदर प्रेजेंटेबल लग सके। ठीक है, ये बात समझ में होगी। चलो भाई आगे क्या लिखा है, द हायरार्की इन द मेकअप डिपार्टमेंट पुट्स द ऑफिस बॉय इन द लोएस्ट रैंक। भाई लोएस्ट रैंक में आता था जो हमारा ऑफिस बॉय है, वो हायरार्की के अंदर सबसे लोएस्ट रैंक पे आता था। लोएस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। सॉर्टेड। चलो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। ठीक है, ऑन द डेज when there was a crowd shooting, by the phrase crowd shooting the author refers to। crowd shooting से जो है ऑथर का क्या मतलब है? भाई ऑथर का ये मतलब है शूटिंग सीन्स वेयर मैनी बैकग्राउंड एक्टर्स, जिसको भीड़ कहते हैं, है ना, पीछे जो काफी सारी भीड़ होती है। पेपर में भीड़ मत लिखिए ना, बस इतना ही लिखना, मैं शूटिंग सीन्स वेयर मैनी बैकग्राउंड एक्टर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, क्राउड शूटिंग से मतलब हो गया कि भाई काफी सारे जो है वो पीछे बैकग्राउंड जो है वो लोग वहां पे चाहिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। मिक्स हिज पेंट इन अ जायंट वेसल एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। ठीक है, द चॉइस ऑफ वर्ड्स लाइक पेंट एंड स्लैपिंग बाय द ऑथर रिफ्लेक्ट्स। ये जो वर्ड्स ने चूज किया है कि पेंट और स्लैप, ये ऑथर के बारे में क्या रिफ्लेक्ट करता है? ऑथर्स इंटेंशन टू डिग्रेड ऑफिस बॉय रोल्स इन मेकअप डिपार्टमेंट, के ऑथर के रोल को जो है डिग्रेड करना, सॉरी ऑथर के रोल को कह रहा हूं, ऑफिस बॉय के रोल को जो है डिग्रेड करना। एक बार देखते हैं इस पे भी फाइनल विचार नहीं बन पा रहा, क्योंकि देखो डिग्रेड तो दिख रहा है। ठीक है, अभी आगे के ऑप्शन पढ़ेंगे तो थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ऑप्शंस को भी तो कंपेयर करना पड़ता है ना कि कौन सा हटाएं कौन सा रखें। द ऑफिस बॉय लैक ऑफ सीरियसनेस, ऑफिस बॉय की सीरियसनेस का कुछ है कि भाई वो सीरियस नहीं था, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ है ना, इसको तो गेम से बाहर करते, सीरियसनेस की तो कोई बात ही नहीं हमसे हुई है। ऑथर्स सरकास्टिक एंड ह्यूमरस राइटिंग स्टाइल, हाँ ये जो पेंट और स्लैपिंग वाली बात हुई है ना, इसमें हमें ऑथर का सरकास्टिक और ह्यूमरस राइटिंग स्टाइल पता चल रहा है कि बहुत ही सरकास्टिकली, बहुत ही ह्यूमरस तरीके से वो चीज़ें लिखते हैं। तो अगर मैं देखो ए और सी को देखना चाहूँ तो उसमें से सी मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो फॉर दैट रीज़न मैं इसको गेम से बाहर कर देता हूँ। आगे देखो, ऑथर्स डिसलाइक ऑफ द ऑफिस बॉय, ऑथर जो है वो ऑफिस बॉय को पसंद नहीं करता था। ठीक है, यहाँ पे देखो कहीं ऐसा जिक्र नहीं हुआ है कि मैं ऑफिस बॉय को पसंद नहीं करता था। हाँ, हमारे अशोका मित्रन साहब जो ऑफिस बॉय को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने पूरे चैप्टर में आगे बताया, पर इस एक्सट्रैक्ट के अंदर नहीं बोला। फॉर दैट रीजन मैं इसको भी गेम से बाहर करूंगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यस, यही हो जाएगा। चले भाई आगे हमारा क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट, अरे यार चूज द करेक्ट ऑप्शन में ये ऑलरेडी मार्क करके दे रखा है। अरे चलो कोई नहीं, बार मेरी भावना समझना ना, कभी कभार हो जाता है यार, देखो रह जाती है कोई चीज़ ना, वो उस पर वो लग नहीं पाया एनिमेशन। खैर एनीवेज, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट शोकेस, ये जो लाइन है इसमें से क्या क्या आपको पता चला है? अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, एक स्ट्रिक्ट हायरार्की जो है मेकअप डिपार्टमेंट में जो है वो फॉलो की जाती थी। द ऑफिस बॉय टुक ऑल द डिसीजंस, हाँ ऑफिस बॉय डिसीजंस लेता था, ऐसी कोई जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है,
अ सिस्टम ऑफ रैंक्स अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क वाज फॉलोड। यस, यहाँ पे जो इस बात का मतलब है ये वो यही निकल रहा है कि एक ऐसा सिस्टम फॉलो किया जाता था कि भाई जितना इंपॉर्टेंट काम होगा उसको उतना इंपॉर्टेंट पर्सन करेगा, है ना, उस रैंक के हिसाब से उसको इंपॉर्टेंट पर्सन करेगा। एवरीवन वाज गिवन एन इक्वल शेयर ऑफ वर्क, इक्वल काम दिया जाता था। ना 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 ना, इक्वल काम तो दिया ही नहीं जाता था मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म वाज प्रीवेलेंट इन द मेकअप डिपार्टमेंट। नेपोटिज्म का मतलब होता है जैसे कि मान लो मैं डिपार्टमेंट का हेड हूँ तो मेरा बेटा ही डिपार्टमेंट का हेड बनेगा, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। फॉर दैट रीजन इसको भी गेम से बाहर कर दो। तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा। चलिए मेरे लाल आगे आ जाओ, क्या कह रहे हैं। What was the link between the makeup department and national integration are described in poets and pancakes? हमारे अशोका मित्र ने सामने बोला ना कि मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर तो आप नेशनल इंटीग्रेशन देख सकते हो, इससे क्या क्या लिंक क्या है इन दोनों के बीच में। देखो, इन पोएट्स एंड पैनकेक्स अशोका मित्रन was funny but meaningful अशोका मित्रन shows a funny but meaningful link between the makeup department and national integration। उन दोनों ने मतलब अशोका मित्रन ने जो है नेशनल इंटीग्रेशन और मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर एक मीनिंगफुल येट अपना जो है एक फनी सा जो है लिंक दिखाया है। द मेकअप डिपार्टमेंट एंड जेमिनाई स्टूडियो हैड पीपल फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जेमिनाई स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसके अंदर इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से लोग जो है वो काम करते थे। सम वर्कर्स फ्रॉम आर वर फ्रॉम नॉर्थ, कुछ नॉर्थ से थे, कुछ जो है साउथ से थे, और कुछ लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला करते थे। दे फॉलो डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशन, वो जो डिफरेंट कल्चर्स फॉलो करते थे, डिफरेंट जो है वो ट्रेडिशंस फॉलो करते थे। देखो इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर होता क्या है, वो जो हायरार्की हमें दी हुई है ना कि भाई वो पहले जो है वो क्या कहते हैं, एक कहाँ का बंदा था, वो एक बंगाली जो है वो हेड करता था, फिर उसके बाद कन्नड़ एक बंदा था वो हेड करता था। अगर वो आपका वो फ्लो याद भी ना आए आपको तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, और मोस्टली बच्चे इन आंसर्स को इसी तरीके से लिखते हैं क्योंकि वो हायरार्की याद नहीं होती। जिस तरीके से जो है वो एक दो एक्सट्रैक्ट में दिखाऊंगा जहाँ पे वो एग्जैक्ट जो है वो होता है, अगर हो जाए वो याद तो वेल एंड गुड है, नहीं हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये आंसर को इस तरीके से लिखने का मेरा मोटिव यही है कि भाई कुछ लोग नॉर्थ से थे, कुछ लोग साउथ से थे, कुछ बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, उनके कल्चर लगते हैं, ट्रेडिशनल लगते हैं, सेम बात हमने बोल दी। ठीक है, बट दे ऑल वर्क टुगेदर इन वन प्लेस, बट वो सारे जो है एक जगह पे एक साथ काम किया करते थे। द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट केम फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, जो ऑफिस बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर वो पुअर बैकग्राउंड से आता था एंड बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, वो भी डिफरेंट रीजन को बिलोंग करता था। इवन दो ही वॉज ट्रीटेड बैडली एंड गिवन द लोएस्ट जॉब, हालांकि उसको जो बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता था और उसको लोएस्ट जॉब जो है मिलती थी, ही स्टिल वर्क पीपल फ्रॉम अदर स्टेट, वो फिर भी जो है बाकी लोगों के साथ जो है वो काम किया करता था, अपने बॉसेस के साथ काम किया करता था। एवरी वन वॉज यूनाइटेड बाई देयर वर्क इन फिल्म, फिल्म के अंदर जो है सारे अपने काम के काम से जो है वो यूनाइटेड थे। दिस शोज नेशनल इंटीग्रेशन, ये जो है नेशनल इंटीग्रेशन दिखाता है क्योंकि पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, लोग जो है डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट लैंग्वेज और सोशल बैकग्राउंड के होने के बाद भी एक साथ आते हैं एक छत के नीचे। ठीक है, द स्टूडियो डिड नॉट केयर अबाउट कास्ट, जो स्टूडियो है वो कास्ट को केयर नहीं करता, वो रीजन को केयर नहीं करता, वो लैंग्वेज को केयर नहीं करता। ठीक है, फिल्म हेल्प पीपल वर्क टुगेदर, जो फिल्म है वो हेल्प करती है लोगों को एक साथ काम करने के लिए और आपस में कनेक्टेड फील करवाने में। In this way, the makeup department became a small example of national unity in diversity। इस तरीके से जो है वो मेकअप डिपार्टमेंट अपना एक छोटा जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो बन जाता है। सॉर्ट इस तरीके से आप प्रेजेंटेबल बना सकते हो चीज़ों को। चलो क्या कह रहे हैं, वाई वॉज कोटामंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनाई स्टूडियो, कोटामंगलम सुब्बू को नंबर 2 क्यों कहा जाता था। देखो अब ये दो तरीके से आपसे आंसर पूछ सकता है, ये 5 नंबर में ही पूछ सकता है, आपसे 2 मार्क्स में ही पूछ सकता है। ठीक है, कितना भी पूछ ले मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखो अगर ये छोटा आपसे पूछ ले तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, कोटामंगलम सुब्बू वॉज कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनाई स्टूडियो बिकॉज ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टेड एंड क्लोजेस्ट टू द बॉस, वो जो है बहुत ही क्लोज और बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन थे जेमिनाई स्टूडियो के अंदर। द बॉस ऑलवेज लिसन टू हिम एंड वैल्यूड हिज आइडियाज, जो बॉस है उसको हमेशा से सुना करते थे, उसके आइडियाज को वैल्यू किया करते थे। सुब्बू वॉज वेरी टैलेंटेड, सुब्बू बहुत टैलेंटेड थे, वो जो है स्टोरीज लिख सकते थे, डायलॉग लिख सकते थे, पोएम्स लिख सकते थे एंड ऑल्सो हेल्प इन फिल्म मेकिंग, और जो कि फिल्म मेकिंग के अंदर भी हेल्प किया करते थे। ही क्लियरली अंडरस्टूड दैट द बॉस वांटेड एंड कुड एक्सप्लेन इट टू अदर इन अ सिंपल वे, वो क्लियरली समझ जाते थे बॉस को क्या चाहिए होता था और उस चीज को बहुत ही ईजी तरीके से जो है एक्सप्लेन भी कर दिया करते थे। ठीक है, सुब्बू वॉज ऑल्सो वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, सुब्बू जो है बहुत ही फ्रेंडली थे, बहुत ही हेल्पफुल थे। ही ऑलवेज हेल्प राइटर्स एक्टर्स, उन्होंने हमेशा से राइटर्स को बहुत हेल्प किया, एक्टर्स को बहुत हेल्प किया, टेक्नीशियंस को बहुत हेल्प किया, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, उन्होंने कुछ उनसे बदले में एक्सपेक्ट नहीं किया। मैनी पीपल इन द स्टूडियो डिपेंड ऑन हिम फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट,
स्टूडियो के अंदर काफ़ी लोग उनसे जो है उनकी गाइडेंस पे और उनके सपोर्ट पे जो है डिपेंडेंट होते थे, बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट, अपने टैलेंट की वजह से, अपने लॉयल्टी की वजह से और अपने बॉस की जो नज़दीकियाँ हैं उसकी वजह से। एवरीवन बिलीव दैट सुब्बू वाज द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन एट जेमिनी स्टूडियो। इसी वजह से लोगों को लगता था कि सुब्बू जो है वो सेकंड मोस्ट पर्सन है। यही आंसर देखो अगर आपका 5 नंबर के अंदर आ जाए तो ये बातें जो हमने एग्जैक्ट हमारे चैप्टर्स के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो मैंने जो है सेम ही रखा है। देखो ऊपर वाली जो सिंपल वे है यहाँ तक मैंने सेम ही रखा। ठीक है, उसके बाद मैंने वो दोनों इंस्टेंसेस डाल दिए कि भाई एक बार जो है वो फाइट रैट जो है वो टाइग्रेस से अंडर वाटर जो लड़ती थी, वो वाला इंसिडेंस मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे जो है हमारे क्या कहते हैं, हमारे सुब्बू साहब ने 14 डिफरेंट तरीके जो है वो बता दिए थे कि कैसे कैसे जो है लड़ाए जा सकते हैं। ठीक है, और जो सब्सिडियरी रोल होते थे वो कभी कभी जो है वो मेन उससे जो है मेन एक्टर से बेटर परफॉर्म कर देते थे हमारे सुब्बू। इस तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरा भी आप लिख सकते हो कि भाई उनकी जो सेपरेट आइडेंटिटी थी पोइट्स की तरह, वो अपना क्रिएटिवली जो है वो लिख सकते थे, इतना केपेबल थे वो कि हायर फॉर्म्स की जो है वो पोम्स लिख सकें वो। लेकिन वो जो है डेलिबरेटली चूज करते थे ताकि वो मास एक मतलब ईजी लैंग्वेज के अंदर पोम्स लिखना चूज करते थे ताकि मास ऑडियंस को वो केटर कर सके। अब उसके बाद वो भी लिख सकते हैं कि उनके घर पे काफ़ी सारे लोग जो है वो खाना जो है वो खाया करते थे और उन्हें ये पता भी नहीं था कि वो उनके घर पे कितने लोग खाना खाया करते हैं। फिर वो ये भी लिख सकते हैं कि उन्होंने जो है वो एक ऐसी जो है वो नॉवल बनाई जिसका नाम था तिल्लाना मोहनमलम, जो कि डजन ऑफ क्लियरली एक्सप्लेन कैरेक्टर्स थे। उसके अंदर लगभग 12 दर्जन, मतलब ये लगा लो दर्जन ऑफ कैरेक्टर्स थे जो कि बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किए हुए थे। इस तरीके से आप लिख सकते हो कि भाई ये इसलिए जो है कोटामंगलम सुब्बू को जो है वो नंबर 2 कंसिडर किया जा सकता था। तो दोनों तरीके से आप आंसर्स को प्रेजेंटेबल बना सकते हो, जो भी आपका थॉट आ जाए आप उसको लिख देना। मैंने दोनों तरीके से लिख दिया, एग्जामिनर हंस के मार्क्स देंगे आपको। चलो अब आ जाओ भाई, एक और एक्सट्रैक्ट हमारा आ गया। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon, 4 बजे के आसपास, द पोएट द एडिटर अराइव। अब ये वो क्या हुआ, जो हमारा वो स्टीफन स्पेंडर आता है, ये वो वाला एक्सट्रैक्ट उठ के आ गया। देखो क्या होता है, जब आप पहली पहली लाइनें पढ़ जाते हो ना, आपको स्टोरी एकदम याद आ जाता है कि भाई ये तो उस वक्त की बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब वो जो हमारा एडिटर था, जो स्टीफन स्पेंडर था, वो कैसा था, वो टॉल था, अंग्रेजी आदमी था बिल्कुल, वेरी सीरियस एंड कोर्स, वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, बहुत ही सीरियस सा लग रहा था और ऑफ कोर्स बिल्कुल ही अननोन था सभी लोगों के लिए। जेमिनी स्टूडियो में जितने भी लोग वहाँ पे काम करते थे सबके लिए वो बिल्कुल अननोन था। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैन ऑन द आउट शूटिंग स्टेज। अब वो जो है लगभग 6 वो जो फर्राटे पंखे नहीं होते वो लगे, वो अपना स्टेज पे जा रहा है, वहाँ पे स्पीच विच बोलने की कोशिश कर रहा है, पर वो फर्राटेदार पंखों की आवाज़ वगैरह के अंदर बड़ा बैटल कर रहा है। यहाँ पे वो कहना चाह रहा है द बॉस रेड अ लॉन्ग स्पीच। जो बॉस जो है वो एक उसी फर्राटेदार आवाज़ के अंदर एक लॉन्ग स्पीच बोलते हैं। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोएट। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमारे बॉस, मतलब बॉस की स्पीच सुनकर भी ये लग रहा था कि हमारे बॉस खुद भी जो है इस पोएट के बारे में, जो एडिटर आया था उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। द स्पीच वॉज ऑल इन मोस्ट जनरल टर्म्स। जो स्पीच है उसके अंदर काफ़ी जनरल टर्म्स का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ छोटे छोटे शब्द उनमें जो है वो कहे गए जो कि थे फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मतलब देखो यहाँ पे लोगों को क्यों लग रहा है कि जो है हमारे बॉस को, जो हमारे जो जो सुब्बू साहब है ना, नंबर 1 जो है, वो इस एडिटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। वो इसलिए क्योंकि उनकी स्पीच के अंदर ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। उन्होंने बहुत ही जनरल टर्म्स इस्तेमाल की, उन्होंने कहीं कहीं पर डेमोक्रेसी, फ्रीडम की बात कर दी। इसलिए लोगों को लगा कि भाई हम जो है यहाँ पे पोएट लोग बैठे हैं, राइटर लोग बैठे हैं, अरे हमारा क्या मतलब है डेमोक्रेसी फ्रीडम से, हमें तो, हमारी तो इमेजिनेशन वाली दुनिया है ना। तो इसलिए लोगों को लग रहा है भाई क्या है भाई, हमारे पोएट को भी ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं। और यहाँ पे बोला क्या गया है कि एक पोएट आया है। अरे पोएट आया है तो यहाँ पे फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं भाई। इसलिए यहाँ पे जो है हमारे जेमिनी स्टूडियो के लोगों को कंफ्यूजन हो गई बहुत ज़्यादा, ये क्या, ये क्यों आया बंदा। ठीक है, देन द पोएट स्पोक। अब उसके बाद जो पोएट है, जो एडिटर है, वो बोलना शुरू करता है। ही कुड नॉट हैव एड्रेस मोर डेज एंड साइलेंट ऑडियंस। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो शॉक्ड, ये जो अचंभित और जो साइलेंस ऑडियंस थी, है ना, डेज मतलब ऐसे समझ लो कंफ्यूज सी ऑडियंस थी, साइलेंस सी जो ऑडियंस थी, वो जो पोएट, वो जो एडिटर खुद था, वो भी उनको ठीक से एड्रेस नहीं कर पाया, उनको समझा नहीं पाया कि वो क्यों आया है भाई, क्या कर रहा है यहाँ पे, तो क्या कहना चाह रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा ऑडियंस को वहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड, मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ स्पॉट तो नहीं आ रहा, नहीं ब्लर तो खैर इतना नहीं लग रहा, एक सेकंड रुकना बेटा, नहीं नहीं ब्लर नहीं लग रहा। ठीक है, चलो। नो वन न्यू दैट ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज एसेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेइंग। अब यहाँ पे भाई देखो, जो उसका इंग्लिश एक्सेंट था, है जिस तरीके से वो बात कर रहा था, उससे और लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भाई वो सारे तमिल लोग हैं, तमिल लोग बैठे हैं, वो वहाँ पे इंग्लिश में जाके अपना जो है बोले जा रहा है, बेचारों को समझ नहीं आ रही वहाँ पे राइटर को। तो ये वाली बात होगी। आ जाओ,
गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडिटर। देखो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से मतलब ये नहीं कि आप पूरा पेज भर के लिख दोगे, यहाँ पे एक नंबर का ही क्वेश्चन आता तो उतना ही लिख देना, ठीक है भाई। वो टॉल था, बड़ा इंग्लिश था, सीरियस था और अननोन था सबके लिए, ऐसे ऐसे लिख दो बस, ठीक है। टॉल था, वेरी इंग्लिश था, सीरियस था और सबके लिए अननोन था, बस ये अपन ने लिख दिया भाई, ठीक है। आ जाओ। द बॉस लॉन्ग स्पीच एंड विजिटर्स सीरियस बिहेवियर इंडिकेट। जो यहाँ पे देखो बॉस की लंबी स्पीच थी और विजिटर की जो सीरियस बिहेवियर था वो क्या इंडिकेट करता था, वो इंडिकेट करता था कि हमारे बॉस भी पोएट के बारे में, वो जो एडिटर है उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। वो जो मीटिंग थी बस एक फॉर्मल सी मीटिंग थी, ठीक है। ये चीज़ होगी। आगे आ जाओ। द पोएट एड्रेस्ड डैश ऑडियंस। जो पोएट है, जो हमारा एडिटर है, वो कैसी ऑडियंस को एड्रेस करता है, वो एक पजल्ड, कंफ्यूज्ड, डेज्ड ऑडियंस को जो है वो क्या करता है, एड्रेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, पजल्ड हो जाएगा। वट एडेड द लास्ट स्ट्रॉ मेड द पोएट स्पीच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि क्या चीज एक्स्ट्रा ऐड करती है इस बात के अंदर कि भाई जो पोएट है ना उसकी बात डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना। कि पोएट जो है वो बड़े लोगों के बीच में कंफ्यूजन से उसने क्रिएट कर दी, ये बात क्या एक्स्ट्रा ऐड करती है, ठीक है। एज लार्ज स्ट्रॉ का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना। तो देखो यहाँ पे जो उसका स्ट्रॉन्ग इंग्लिश भाषा जो थी वो जो है भाई बड़ी हार्ड टू अंडरस्टैंड थी, ठीक है। इससे तो बिल्कुल ये हो गया कि भाई अब जो है पोएट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, डिफिकल्ट हो गया अंडरस्टैंड करने के लिए। सॉलिड है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। Select the textual option that is closest to indicating a sense of unfamiliarity about the poet or the editor। हमें जो textual evidence यहाँ पे बताना है जिससे हमें पता चल जाए कि भाई जो जो एडिटर था वो बहुत ही अनफेमिलियर था। ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, नहीं ये तो नहीं हो सकता। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस, वो जो है जो फर्राटे पंखे होते हैं उससे बैटल कर रहा था, ये तो नहीं हो सकता। वेरी सीरियस एंड ऑफकोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, यस ये हो सकता है, बट एक बार फोर्थ ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच। लॉन्ग स्पीच से थोड़ी ना इतना कुछ पता चल रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यस कि भाई वो बहुत ही सीरियस था और सबके लिए बहुत ही अननोन था। इससे हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे सेंस ऑफ अनफैमिलियरिटी है कि कोई भी जो है उस एडिटर के बारे में नहीं जानता। चलिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। वाई वॉज द स्पीच द बॉस इन मोस्ट जनरल टर्म्स। अच्छा जो उसकी बॉस की जो स्पीच थी उसके अंदर जनरल टर्म्स वो काफ़ी सारी इस्तेमाल क्यों करता है, वो इसलिए क्योंकि खुद भी नहीं जानता उसको, ठीक है। ही न्यू वेरी लिटिल अबाउट द पोइट या फिर एडिटर, वो इसलिए जनरल टर्म्स का इस्तेमाल करता है क्योंकि वो खुद भी जो है बहुत ही कम उस एडिटर के बारे में, उस पोइट के बारे में जानते हैं बॉस। चलो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। अच्छा चेंज हो गया भाई, हमारा दूसरा एक्सट्रैक्ट आ गया, कह रहा है द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो was in the upstairs of building that was believed to have been Robert Cleve's stable, ठीक है। वहाँ पे वो कह रहा है कि जब जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट था वो ऊपर था, सीढ़ियों से ऊपर जाके था, और ये कहा जाता था कि वो रॉबर्ट क्लीव्स का क्या है, तबेला है जहाँ पे वो घोड़े वगैरह बांधता था, ठीक है। वहाँ पे जो है वो ऐसा कहा जाता है कि वो जो है पहले रॉबर्ट क्लीव्स का तबेला था मेकअप डिपार्टमेंट। द मेकअप रूम हैड लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून। जो मेकअप रूम है वो बिल्कुल हेयर कटिंग सैलून की तरह लगता है। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड द डजन ऑफ लार्ज मिरर। वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो लार्ज मिरर्स हैं ना वहाँ पे, डजन ऑफ लार्ज मिरर्स, ठीक है, उसके हर एक एंगल पे जो है वहाँ पे लाइटें लगी हुई इस तरीके से, ठीक है। अगर आपने वो हमारी लाइन बाय लाइन पढ़ी होगी तो मैंने प्रॉपर वहाँ पे मेकअप डिपार्टमेंट आपको दिखाया है। देवर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, वो सब क्या थी, इनकैंडेसेंट लाइट्स होते, जो 100 वाट का बल्ब नहीं आता बिल्कुल एकदम गरम गरम लगता है, वैसी वाली लाइट्स थी वो। सो यू कैन इमेजिन अ फेरी मिजरी। आप जो है फेरी मिजरी वहाँ पे इमेजिन कर सकते हो, मतलब कि जो यहाँ पे बैठ के मेकअप अपना करवाते होंगे उनके चेहरे पे वो पड़ता होगा बहुत ज़्यादा, उनको जलन लगती होगी, ठीक है। और दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, जिनका वो मेकअप होता था, आप उनकी फेरी मिजरी वहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि कितनी हीट का सामना उनको करना पड़ता होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय बंगाली। जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो पहले बंगाली हेड करते थे। हु बिकेम टू बिग, अब वो जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए फॉर द स्टूडियो एंड लेफ्ट। अब वो क्योंकि देखो ये बंगाली छोड़ते क्यों हैं, वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, और अब वो जो है इस मेकअप डिपार्टमेंट तो वो होता है, अरे मैं इतना फेमस हो गया कब मेकअप डिपार्टमेंट में काम करूंगा, और इसलिए वो अपनी जॉब छोड़ देते, ठीक है भाई। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं। द फ्रेज फेरी मिजरी इन द गिवन एक्सट्रैक्ट गिवन टेक्स्ट रेफर्स टू डैश ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स। फेरी मिजरी से क्या मतलब है, रियलाइजेशन हो रही है कुछ, नहीं भाई। कुछ कंफ्यूजन हो रही है, नहीं भाई। कुछ एक्सपेक्टेशंस हो रही है, नहीं भाई। फेरी मिजरी मतलब डिस्कम्फर्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, डिस्कम्फर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉर्टेड भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेकअप रूम इज एन डैश ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट इन जेमिनी स्टूडियो। जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वो यहाँ पे क्या किया जाए, क्या मेकअप डिपार्टमेंट की तारीफ की गई है, ना भाई कहीं तारीफ नहीं की गई, उसको क्रिटिसाइज किया गया है
कि भाई लार्ज मिरर है, इनकैंडेसेंट लाइट है, फेरी मिजरी है ना, तबेला कहा जा रहा है कि पहले वो तबेला हुआ करता था, तो यहाँ पे उसकी क्रिटिसिज्म यहाँ पे देखा जा रहा है, तो क्रिटिसिज्म अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मेकअप रूम वाज, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या थी कि वो जो है रॉबर्ट क्लिफ्स का तबेला है, तो ये था भाई रॉबर्ट क्लिफ्स ओल्ड स्टेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, विद द रेफरेंस टू द गिवन एक्सट्रैक्ट विच व्हाट डज द रेफरेंस ऑफ हाफ अ डजन मिरर्स, यहाँ पे जो हाफ अ डजन मिरर्स है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई एक टाइम पे काफी सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो है वो मेकअप करवा सकते थे, ठीक है भाई। इट सजेस्ट दैट मैनी एक्टर्स वर मेड अप एट द सेम टाइम, ये ठीक है, यहाँ पे काफी सारे एक्टर जो एक साथ मेकअप करवा सकते थे, ये हमें सजेस्ट करता है, सॉर्टेड है। चलो भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द टेक्सचुअल ऑप्शन इंडिकेटिंग अ सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, हमें एक टेक्सचुअल वो यहाँ पे जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट हमें बता रहा हो। द मेकअप रूम हैड लुक लाइक अ हेयर कटिंग सैलून, इससे डिस्कम्फर्ट तो कुछ नहीं पता चल रहा कि मेकअप रूम जो है वो हेयर कटिंग सैलून की तरह लगता था। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो पहले नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन के द्वारा जो है वो हेड किया जाता था, ऐसी भी कोई बात नहीं लग रही अपने को। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइन, सो यू कैन इमेजिन फेरी मिजरी, यस सब जगह जो है इनकैंडेसेंट लाइट्स थी, तो आप फेरी मिजरी यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। बट एक बार मैं करेक्ट चूज करने से पहले ऑप्शन नंबर 4 तो पढ़ लूँ। द मेकअप डिपार्टमेंट हेड वाज द फर्स्ट बंगाली एंड सून क्विट हु सून क्विट, पहले जो बंगालीज को हेड करता था, तो यहाँ पे जो डिस्कम्फर्ट वाली बात तो मैं ऑप्शन नंबर सी के अंदर ही आ रही है भाई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा, सॉर्टेड। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं भाई, वट वॉज द फेट ऑफ द हेड ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, जो हेड ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट जो बंगाली था उसका फेट क्या था, बाद में क्या हुआ कि भाई वो लेफ्ट कर गया, कि भाई वो बहुत ही फेमस हो गया था। द हेड ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट लेफ्ट द स्टूडियो बिकॉज ही बिकेम टू इंपॉर्टेंट और बिग फॉर इट, वो बहुत अहम हो गया, बहुत फेमस हो गया, तो वो बहुत बड़ा हो गया और उसने वहां से जॉब छोड़ दी थी बंगाली ने, सॉरी है भाई। चलो नेक्स्ट, वाई इज द इंग्लिश मैंस विजिट रेफर्ड टू एन अनएक्सप्लेन मिस्ट्री, जो इंग्लिश मैन जो हमारा एडिटर जो आया था उसकी जो विजिट है वो अनएक्सप्लेन मिस्ट्री क्यों रह गई, वो इसलिए रह गई, सुनो जरा। द इंग्लिश मैंस विजिट टू जेमिनी स्टूडियो वाज कॉल्ड अनएक्सप्लेन मिस्ट्री बिकॉज नो वन क्लियरली न्यू वाई ही हैड कम, किसी को पता ही नहीं था कि ये बंदा आया ही क्यों है, भाई क्या बोल के गया है, हमारी लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्यों बुलाया गया है, क्या इसने बातें बोली, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, इसलिए वो क्या था, एक तरीके की अनएक्सप्लेन मिस्ट्री बन गई थी। ही वॉज इंट्रोड्यूस एज पोएट और एन एडिटर, उसका इंट्रोडक्शन क्या किया गया कि ये एक पोएट है और ये एक एडिटर है। बट द पीपल इन स्टूडियो डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज रोल, लेकिन जो स्टूडियो के अंदर लोग थे उसका रोल ही नहीं समझ पाए, इस बंदे का रोल ही क्या है। द बॉस ऑल्सो सीम्ड कंफ्यूज, जो बॉस जो थे वो खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे थे। एंड गेव अ स्पीच यूजिंग ओनली जनरल वर्ड्स, और स्पीच भी देते बड़े जनरल वर्ड्स का इस्तेमाल करते जिसके अंदर फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात थी। विच शोड दैट इवन ही डिड नॉट नो मच अबाउट द विजिटर, जो कि ये शो करता है कि जो बॉस है वो खुद भी विजिटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। When the Englishman spoke, जब इंग्लिशमैन बात करता है, his speech was too difficult to understand, उसकी स्पीच जो है बहुत ही मुश्किल थी समझने के लिए, क्यों, बिकॉज ऑफ his strong English accent, उसका जो इंग्लिश एक्सेंट था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए कोई भी उसकी भाषा को समझ ही नहीं पा रहा था। द ऑडियंस फेल्ट कन्फ्यूज एंड साइलेंट, जो ऑडियंस थी वो बहुत ही कन्फ्यूज हुई, वो बहुत ही साइलेंट हो गई। एंड नो बडी अंडरस्टूड वट ही वॉज ट्राइंग टू से, और कोई ये नहीं समझ पाया कि वो क्या बोलना चाह रहा है। आफ्टर द स्पीच नथिंग इंपॉर्टेंट हैपेंड, उसकी स्पीच के बाद कुछ इंपॉर्टेंट हुआ ही नहीं ऐसा। हिज विजिट डिड नॉट ब्रिंग एनी चेंज और बेनिफिट टू द स्टूडियो, उसकी जो विजिट है ना ही वो कोई बदलाव लाई स्टूडियो के अंदर, ना ही जो है कुछ बेनिफिट हुआ स्टूडियो को, तो इसलिए वो क्या बन गई थी, एक तरीके की अनएक्सप्लेन मिस्ट्री बन गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, दैट इज वाई द इंग्लिश मैन विजिट रेफर टू एन अनएक्सप्लेन मिस्ट्री। यहाँ पे आप एंड के अंदर एंड करते हुए लिख सकते हो, लेटर द राइटर रियलाइजेस दैट द इंग्लिशमैन एक्चुअली कनेक्टेड टू ब्रिटिश लिटरेरी मैगजीन, बाद में जो हमारे राइटर अशोका मित्रा है उनको ये पता चलता है कि जो विजिटर था वो कनेक्टेड था ब्रिटिश लिटरेरी मैगजीन्स, ठीक है। बट एट दैट टाइम, उस समय पे जब वो आया था, नो वन न्यू दिस, कोई इसके बारे में जानता नहीं था। दैट इज वाई हिज विजिट रिमेन अ मिस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसकी वजह से उसकी जो विजिट है वो एक तरीके की जो है वो काफी लंबे समय तक एक मिस्ट्री बन गई। सॉर्टेड, समझ गए भाई। चलो आगे आ जाओ, अब एक और हमारे एक्सट्रैक्ट आगे, कितने एक्सट्रैक्ट आगे भाई। द मेकअप रूम हैड लुक्ड हेयर कटिंग सैलून, ये तो कर नहीं लिया हमने, चलो ये तो शायद कर ही लिया, बट आगे और कुछ भी लिखा है, पढ़ लेते एक बार और। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड
हाफ अ डजन ऑफ अ मिरर्स, ठीक है, आधे दर्जन जो है मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर मिरर्स वगैरह थे, उन सब के अंदर क्या थी, इनकैंडेसेंट स्लाइड्स थी। आप फेरी मिजरी इमेजिन कर सकते हो, जो लोग वहाँ पे मेकअप करवाते थे। द मेकअप डिपार्टमेंट फर्स्ट हेडेड बाय बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट, ठीक है, पहले वो बंगाली हेड किया करते थे, अब वो जो है इतने बड़े हो गए थे कि उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी थी। अब उसके बाद आगे ही वॉज सक्सीड बाय महाराष्ट्रियन, अब बंगाली के बाद क्या आए थे, महाराष्ट्रियन आए थे, ठीक है। अब ये हायरार्की अगर याद ना आए कि पहले बंगाली काम करते थे फिर महाराष्ट्रीय काम करते थे, जिनको जो असिस्ट कौन करते थे, एक कन्नड़ जो है वो धरवर जो है कन्नड़ जो है वो करते थे, जो कि आंध्रा के थे, ठीक है। अब मद्रास, फिर उसके बाद जो है अब मद्रास इंडियन क्रिश्चियन आए, फिर एंग्लो बर्मीज दैट यूजुअल, और काफ़ी सारे लोकल यूजुअल तमिल्स वहाँ पे थे। ये अगर याद ना आए ये हायरार्की, मेरे को भी याद नहीं है भाई, नहीं होती है याद, तो आप जो है वो इस तरीके से लिख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट जो है रिलीजन के लोग थे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के थे, कुछ साउथ से थे, कुछ नॉर्थ से थे, काफ़ी सारे लोकल तमिल लोग भी थे, बंगाली लोग भी थे, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। ऑल दिस शोज दैट देयर वाज ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे ये इतने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोग ये दिखा रहे थे कि वहाँ पे जो है काफ़ी एक बढ़िया जो है नेशनल इंटीग्रेशन है। उससे पहले, किससे पहले, जो एआईआर और जो दूरदर्शन वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करते थे ना प्रोग्राम्स नेशनल इंटीग्रेशन में, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, उससे पहले यहाँ पे जो है जेमिनी स्टूडियो के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन देखी जा सकती थी, ठीक है। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन को टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये पूरी गैंग है, जो लोग नेशनली इंटीग्रेटेड है इस मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर, ये किसी भी डिसेंट दिखने वाले बंदे को एक हीडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, मतलब ये बड़े सरकास्टिकल तरीके से बोला उन्होंने, हीडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर की तरह मॉन्स्टर के अंदर बदल देते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स, ठीक है। यहाँ पे बड़ी एग्जैजरेशन दिखाई उन्होंने कि जो पैनकेक्स है वो बिल्कुल ही भर भर के लगाए जाते थे, इतना भर भर के कि ट्रक लोड हो के वहाँ पे पैनकेक्स आ रहे हैं। एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस, ठीक है। पैनकेक के साथ साथ वो काफ़ी सारे जो है वो लोशंस और पोशन जो लोकली बनते थे ना, उनका भी इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। आ गया जो भाई क्या लिखा है, वाई डज द ऑथर कंपेयर द मेकअप रूम टू अ सैलून, जो ऑथर है क्यों कंपेयर करते हैं एक सैलून की तरह, क्योंकि वो जो है बिल्कुल सैलून की तरह लगता है, वहाँ पे काफ़ी सारे मिरर्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे इनकैंडेसेंट लाइट्स है, ब्राइट लाइट्स, देखो ब्राइट लाइट्स लिखना चाहो तो लिख लो, एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेंगे, बट कोशिश करना कि यहाँ पे इनकैंडेसेंट लाइट्स का ही इस्तेमाल करो आप, ठीक है। जस्ट लाइक हेयर कटिंग और ब्यूटी सैलून वेयर पीपल आर ग्रूम, ठीक है, ठीक उसी तरीके से जहाँ पे हेयर सैलून के अंदर लोग अपना ग्रूम वगैरह होते हैं, ठीक वैसे ही वहाँ पे सारी चीज़ें थी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द टर्म क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर रेफर टू द मेकअप अप्लाई टू द एक्टर्स टू मेक देम लुक अगली सो दैट दे कुड लुक ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन, ठीक है, वो स्क्रीन पे ब्यूटीफुल लुक सके, दिख सके, इसलिए जो है उनको जो है क्या किया जाता था, अगली बनाया जाता था, सॉर्टेड। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल अपना आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट भाई हमारा क्या कह रहा है, टेक्सुअल एविडेंस हमें देना है जो ये प्रूव कर सके दैट द मेकअप टीम रिफ्लेक्टेड नेशनल इंटीग्रेशन, कि भाई मेकअप टीम जो है नेशनल इंटीग्रेशन दिखाती थी, कि भाई यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट रीजन से काम आ रहे थे, ठीक है, काम कर रहे थे, जो कि कुछ महाराष्ट्रियन थे, कुछ कन्नड़ थे, ठीक है, कुछ आंध्रा थे, मद्रासियन थे, है ना, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन थे, एंग्लो बर्मीज थे, लोकल तमिल्स थे, इस तरीके से जो आप चीज़ों को लिख सकते हो। अब इस तरीके से फ्लो भी याद ना है तो आप लिख देना कुछ नॉर्थ के पीपल थे, है ना, कुछ साउथ के पीपल थे, बंगालीज थे, है ना, महाराष्ट्रियन थे, लोकल तमिल से, इतना भी लिख दोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। याद आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। एक्सप्लेन द फ्रेज, ये जो फ्रेज है ना फेरी मिजरी, इसको हमें जो है एक्सप्लेन करना है। फेरी मिजरी मीन्स पेन एंड डिस्कम्फर्ट एक्टर्स फेल्ट बिकॉज दे वर बिकॉज ऑफ द वेरी हॉट इनकैंडेसेंट लाइट्स ड्यूरिंग द मेकअप, ठीक है, मेकअप करवाते वक्त जो हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस होते थे उनको जो डिस्कम्फर्ट होता था उस हीट की वजह से, वो यहाँ पे फेरी मिजरी दिखाई गई है। चलो आगे क्या कह रहा है, व्हाट डज द फॉलोइंग व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द स्टैक शोकेस, ये लाइन हमें क्या दिखाती है, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स एंड नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस, ये क्या शोकेस कर रही है, क्या ये क्रिएटिविटी दिखा रही है, क्रिएटिविटी तो कुछ नहीं दिखा रही, नॉर्मल ऐसी नॉर्मल नॉर्मल चीज़ दिखा रही है, नहीं, किस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है, एग्जैजरेशन दिखा रही है, यस ये एग्जैजरेशन दिखा रही है। भाई यहाँ पे जो है ट्रक लोड ऑफ पैनकेक्स एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा है, सिंप्लिसिटी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ऑफ सी हो जाएगा, एग्जैजरेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, हाउ हैज अशोका मित्रन यूज्ड ह्यूमंस to entertain his readers and which of the figure of speech does he use in the title to highlight it। अच्छा यहाँ पे ये कह रहा है कि अशोका मित्रन ने अपने जो इसके कैरेक्टर्स हैं जितने भी ह्यूमंस हैं, है ना, मेकअप डिपार्टमेंट हो गया,
ठीक है, फिर लॉयर हो गया, वहाँ के पोइट्स हो गए, राइटर्स हो गए, बॉस हो गया, है ना, हमारा जो है कोटामंगलम सुब्बू हो गए, इन सबको किस तरीके से दिखाया है ताकि वो रीडर्स को जो है एंटरटेन कर सके। ठीक है, ह्यूमंस के क्या क्या बिहेवियर्स वहाँ पे दिखाए। प्लस हमें ये भी बताना है कि उन्होंने किस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है उनके टाइटल के अंदर इसको हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो देखो, अशोका मित्रन एंटरटेन्स हिज रीडर्स बाय शोइंग ह्यूमन बींग्स इन अ फनी एंड आयरनिक वे। उन्होंने जो इनके कैरेक्टर्स हैं ह्यूमन बींग्स हैं उनको बहुत ही फनी और आयरनिक दिखाया है। जैसे कि ही डिस्क्राइब्स द पीपल वर्किंग एट जेमिनाई स्टूडियो विद जेंटल ह्यूमर। उन्होंने जेंटल ह्यूमर की तरह जो है डिस्क्राइब किया। कैसे? द मेकअप मैन, पोएट्स एंड ऑफिस बॉय एंड इवन द बॉस आर शोन बिहेविंग इन स्ट्रेंज, मैकेनिकल और कंफ्यूजिंग वे। है ना, बड़ी ही स्ट्रेंज, बहुत ही मैकेनिकली और बहुत ही कंफ्यूजिंग वे के अंदर किस किस को दिखाया गया है? मेंस को दिखाया, मेकअप मैन को दिखाया गया है, पोर्ट्स को दिखाया गया है, ऑफिस बॉय को दिखाया गया और बॉस को भी ऐसा ही दिखाया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक्टर्स आर मेड अगली विद हैवी मेकअप्स। एक्टर्स को जो है वो अगली बनाया जाता है हैवी मेकअप से। पोएट्स स्पीक विदाउट बीइंग अंडरस्टूड। पोएट्स जो है वो बोलते हैं बिना कुछ समझे। ठीक है, एंड पीपल फॉलो रूल्स विदाउट क्वेश्चनिंग देम। पीपल जो है रूल फॉलो करते हैं बिना उनको क्वेश्चन किए। ठीक है, दीज ह्यूमन सिचुएशंस मेक द रीडर्स लाफ एंड स्माइल। ये जो ह्यूमन सिचुएशन है वो रीडर्स को लाफ करती है और स्माइल करती है। हालांकि देखो, रियलिटी तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ये चैप्टर पढ़ते और पढ़ाते हुए ना ही कहीं हंसी आती है और ना ही हमें कुछ होता है। हमें ये लगता है कि भाई क्या ही वाहियात चैप्टर है भाई, ये क्या है, क्या कनेक्शन है भाई। कम से कम पूरी पूरी बात ही लिख देते। या एनसीईआरटी जो है, जो माई ईयर विद बॉस की अगर ये स्टोरी उठाई थी तो थोड़ा और आगे तक उठा देते ताकि चीज़ें कुछ एंड होती भी दिख रही होती, चीज़ों को कुछ कंक्लूजन ठीक से बन रहा होता। ठीक है, हालांकि मैंने तो जो है आप लोगों को बहुत बढ़िया लेवल तक इसका कंक्लूजन जो है वो दिया हुआ है। आई होप आपने वो रीड किया होगा। बट ठीक है भाई, क्योंकि एग्जामिनर से हमें नंबर चाहिए तो ये बात तो लिखेंगे ही, हमें तो लिखना पड़ेगा, तो लिख देंगे भाई। चलो, द राइटर डज नॉट इंसल्ट एनीवन। हाँ, ये बात तो है कि भाई राइटर जो किसी को इंसल्ट नहीं करते अपनी लिखावट के अंदर। इंस्टेड ही यूजेस लाइट ह्यूमर। वो लाइट ह्यूमर इस्तेमाल करते हैं, आयरन इस्तेमाल करते हैं टू शो द ऑड बिहेवियर ऑफ द पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, जो ऑड बिहेवियर होता है लोगों का फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उसको दिखाने के लिए। अब वो टाइटल वाली बात कि टाइटल के अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जो है इस्तेमाल की हुई है, तो पोर्स एंड पैनकेक्स के अंदर वो जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं उसको क्या करते हैं? मेटाफर कहते हैं बेटा। ठीक है, मेटाफर के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन होता है ना, कि तुम ही चांद हो, है ना, कि यू आर चांद। अगर मैंने बोल दिया चांद जैसे, तो मैंने बोल दिया तुम, ये क्या फिगर ऑफ स्पीच हो गई? मेटाफोर हो गया। लेकिन अगर मैंने बोल दिया यू आर लाइक चांद, तो ये सिमिली हो गई। तो यहाँ पे हमारा क्या है? डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए मेटाफर है। मेटाफर कैसे? कि पोएट्स रिप्रेजेंट क्रिएटिव पीपल। जो पोएट्स है वो क्रिएटिव पीपल को दिखा रहे हैं, क्योंकि स्टूडियो की बात है। तो पोएट्स वो इमेजिनेशन वाली दुनिया के अंदर जो पोएट्स राइटर्स वो सब होते हैं, इसलिए उन्होंने पोएट्स लिख दिया। और पैनकेक्स जो है वो मेकअप को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे। ठीक है, द टाइटल हाईलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन आर्ट एंड आर्टिफिशियलिटी। जो टाइटल है कंट्रास्ट शो करता है आर्ट और आर्टिफिशियलिटी के बीच में, कि भाई देखो जो पैनकेक है ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है ना, उससे जो है लोगों को प्रेजेंटेबल बनाया जा रहा है। और ये जो पोएट्स हैं ये तो आर्ट है, इनके अंदर तो प्रॉपर पूरी आर्ट जो है छुपी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे कंट्रास्ट भी दिखता है। विच क्रिएट्स ह्यूमर एंड मेक्स द चैप्टर इंटरेस्टिंग। ये बात भी देखो लिखने को तो लिखनी पड़ेगी, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं जिससे बड़ा ह्यूमर क्रिएट होता है और चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। ये बात तो खैर मैं टाइप करते वक्त भी बड़ी मुझे हंसी आ रही थी कि मैं लिख रहा हूँ इस बात को, पर ऐसा कुछ है नहीं। बट चलो कोई नहीं, क्योंकि हमें तो नंबर चाहिए ना भाई, तो उसके बाद थोड़ी पोएट्स एंड पैनकेक्स पढ़ने वाले हो आप। चलो आगे आ जाओ। what does the go what does the गॉड एंड द फेल्ड रेफर्स। ये जो हमारी जो बुक थी ना, द गॉड दैट फेल्ड, उसका क्या रेफर होता है, उससे क्या रेफरेंस मिलती है? द पोर्स एंड पैनकेक्स द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू कम्युनिज्म। इससे हमें कम्युनिज्म के बारे में पता चलता है। मैनी राइटर्स एंड थिंकर्स ऑफ दिस बुक बिलीव्ड कम्युनिज्म वाज लाइक अ गॉड। पहले जो राइटर्स थे, थिंकर्स थे इस बुक के, उसको ये लगता था कि कम्युनिज्म जो है एक भगवान की तरह है, दैट वुड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर। मैंने आपको समझाई थी ये वाली बात, है ना, कि सारी गरीब की जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म कर देगी। एंड ब्रिंग इक्वालिटी, जिससे इक्वालिटी भी आएगी। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। दे ट्रस्टेड दिस आइडिया कंप्लीटली। वो इस आइडिया को कंप्लीटली ट्रस्ट करते थे। कौन? इस द गॉड दैट फेल्ड के राइटर्स, थिंकर्स, वो इसको बहुत ट्रस्ट करते थे इस आइडिया को, कम्युनिज्म के आइडिया को। बट लेटर उनको ये रियलाइज हुआ कि जो कम्युनिज्म है वो उनकी होप्स को फुलफिल नहीं करता एंड फेल टू ब्रिंग चेंजेस दैट दे एक्सपेक्टेड। और वो सारे चेंजेस जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कम्युनिज्म से, वो फेल हो जाता है। ये यहाँ से जो है आप क्या करते हो? रेफर करते हो। सॉर्टेड। चलिए
हाउ वॉज देयर अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन द मेकअप डिपार्टमेंट? सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन जो हमने पहले भी किया था कि नेशनल इंटीग्रेशन कैसे देखी जा सकती है मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर, वही यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है कि भाई डिफरेंट रीजन्स थे, डिफरेंट लैंग्वेज है, रिलीजन है, कम्युनिटीज अलग अलग है, वो सब एक साथ आके काम कर रहे हैं, वही सारी बातों को इलैबोरेट करके लिखोगे। मैं हट जाता हूँ यहाँ पे, आप इसको एक बार देख भी लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो उसको लिख लेना। चलो आगे क्या कह रहा है। Stephen Spencer's visit to Gemini studio was viewed an unexplained mystery by Gemini family. अनएक्सप्लेन मिस्ट्री क्यों थी भाई, ठीक है, स्टीफन स्पेंडर की जो विजिट थी अनएक्सप्लेन मिस्ट्री क्यों थी? हाउ डिड अशोका मित्रन सॉल्व दिस मिस्ट्री ईयर्स लेटर? यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि बाद में अशोका मित्रन इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करते हैं। चलो इस बात को समझते हैं भाई। Stephen Spender visit to Gemini studio was mystery because no one at the studio understood why he had come. किसी को समझ में ही नहीं आया था कि वो वहाँ पे क्यों आया है। He was introduced as poet and editor. वो उसको जो है पोएट और एडिटर की तरह इंट्रोड्यूस किया। ये सेम बात मैंने पहले वाली उठा के लिखी है। बट हिज स्पीच वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन उसकी जो स्पीच थी वो बहुत ही मुश्किल थी अंडरस्टैंड करने से। क्यों? क्योंकि उसका जो इंग्लिश का जो एक्सेंट था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। द ऑडियंस फेल्ट कन्फ्यूज्ड, उसकी जो ऑडियंस थी सारी, जो हमारे जेमिनी स्टूडियो के सब लोग थे, वो बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे। एंड हिज विजिट सीम टू हैव नो पर्पस और रिजल्ट, उसकी विजिट का कोई पर्पस नहीं पता चल रहा था, कोई रिजल्ट नहीं पता चल रहा था। इवन द बॉस डिड नॉट क्लियरली एक्सप्लेन हिज रोल, जो बॉस थे हमारे सुब्बू जो थे, वो भी जो है उसका रोल क्या था, उसकी विजिट का रोल क्या था, वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आगे आ जाओ, बाद में क्या होता है, कुछ सालों बाद अशोका मित्रन सॉल्व दिस मिस्ट्री व्हेन ही केम अक्रॉस अ बुक कॉल्ड द गॉड दैट फेल्ड। अशोका मित्रन कब सॉल्व कर पाते हैं इस मिस्ट्री को? जब उनको एक बुक मिलती है जिसका नाम क्या था, टाइटल क्या था, द गॉड दैट फेल्ड। While reading it, he discovered that Stephen Spender was the editor of the British literary magazine called The Encounter. ये पढ़ते वक्त उन्हें ये पता चला जो स्टीफन स्पेंडर था, जो एडिटर था वही, वो उसका एडिटर था किसका, ब्रिटिश लिटरेरी मैगजीन का, जिसका नाम क्या था, द एनकाउंटर, उसका एडिटर था। द मैगजीन वॉज कनेक्टेड विद एंटी कम्युनिस्ट आइडियाज, जो मैगजीन है वो कनेक्टेड थी किससे, एंटी कम्युनिस्ट आइडियाज से कनेक्टेड थी। एट दैट टाइम, उस समय पे जेमिनी स्टूडियो हैड मैनी राइटर्स, जेमिनी स्टूडियो के अंदर काफी सारे राइटर्स थे। उनका ये मानना था जो कि कम्युनिज्म के अंदर क्या करते थे, विश्वास रखते थे, बिलीव करते थे। स्टीफन स्पेंडर्स विजिट वॉज लाइकली अरेंज टू इन्फ्लुएंस द अंडरस्टैंड दीज राइटर्स। सॉरी, मैं फिर से रीड करता हूँ। स्टीफन स्पेंडर्स विजिट वॉज लाइकली अरेंज टू इन्फ्लुएंस और अंडरस्टैंड दीज राइटर्स। स्टीफन स्पेंडर की जो यहाँ पे विजिट थी वो एक्चुअल में अरेंज की गई थी कि वो इन राइटर्स को जो है समझे, इनको जो है अंडरस्टैंड करवा पाए एंटी कम्युनिज्म के बारे में। सिंस द स्टूडियो पीपल डिड नॉट नो हिज बैकग्राउंड, क्योंकि स्टूडियो के लोगों को उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज विजिट देन, वो उसकी विजिट उस समय पे नहीं समझ पाए। थस ईयर्स लेटर अशोका मित्रन फाइनली अंडरस्टूड द रीजन बिहाइंड स्टीफन स्पेंडर विजिट। बाद में कुछ सालों बाद अशोका मित्रन को समझ में आया कि वो क्यों आया था। वो आया था एंटी कम्युनिज्म फैलाने, एंटी कम्युनिस्ट के आइडियाज़ को फैलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो के अंदर लोग जो है वो कम्युनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। और यहाँ पे जो स्टीफन स्पेंडर आया था ये कहने के लिए कि भाई मैं भी पहले मानता था कम्युनिज्म के अंदर, लेकिन कम्युनिज्म ने जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कम्युनिज्म से वो फुलफिल नहीं की। ये आइडिया जो है वो फैलाने यहाँ पे आया था। सॉर्टेड है भाई। चलो, व्हाट एट्रीब्यूट्स ऑफ सुब्बू रेज हिम टू द स्टेटस ऑफ नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 पे सुब्बू को क्यों कहा जाता है जेमिनी स्टूडियो के अंदर, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। और उसमें बोला है कि एविडेंस हमें देने, प्रूफ देने, तो प्रूफ के केस के अंदर तो आप यही प्रूफ दोगे जो कि पहले भी मैं डिस्कस आप लोगों से कर चुका। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बेटा, सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है बस। सॉर्टेड। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे डायरी एंट्री का 1-2 क्वेश्चन करते हैं फिर वाइंड अप करते हैं। सुब्बू इज मल्टी फेसेड पर्सन, भाई सुब्बू जो मल्टी टैलेंटेड मल्टी फेसेस पर्सन था, एंड येट हैज एमिनेस, फिर भी उसके जो है काफी सारे दुश्मन थे। ही इज अपसेट, दुश्मन कौन थे, ऑफिस बॉय था। ही इज अपसेट एंड शेयर्स हिज थॉट विद हिज डायरी, वो बहुत ही अपसेट है और ये सारे थॉट जो है अपनी डायरी के अंदर शेयर कर रहा है। आप ऐसे इससे स्टार्ट कर सकते हो, आई एम समवन विद मैनी टैलेंट्स, आपको अपनी डायरी इस तरीके से स्टार्ट करनी, आई एम समवन विद मैनी टैलेंट्स येट आई हैव एनिमीज, ठीक है। तो आप कैसे शुरू करोगे, डियर डायरी, एक लाइन छोड़ोगे, आई एम समवन विद मैनी टैलेंट्स येट आई हैव एनिमीज, सम ऑफ माई टीम मेंबर्स आर जेलस ऑफ मी, कुछ मेरी जो टीम मेंबर्स हैं मुझसे जलते हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। आई ऑलवेज गिव माई बेस्ट, मैं हमेशा से अपना अच्छा देता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, एंड ट्राई टू हेल्प एवरी वन अराउंड मी, और जो मेरे आसपास लोग होते हैं सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, बट स्टिल, फिर भी देयर आर पीपल हु फील थ्रेटन बाय माई सक्सेस, कुछ लोग हैं जो कि मेरी सक्सेस से बहुत ही थ्रेटन फील करते हैं, एंड द रिस्पेक्ट आई गेट, और
वो रिस्पेक्ट जो मुझे मिलती है उससे बहुत ज़्यादा थ्रेटन फील करते हैं. इट्स पेनफुल टू नो दैट समवन वुड rather see me fail than recognize what I bring on table. यहाँ पे बड़ा दुख होता है ये चीज़ देखते हुए कि कुछ लोग जो है वो मुझे फेल होता देखना चाहते हैं rather than वो ये समझ पाए कि मैं टेबल पे क्या लेकर आता हूँ, मतलब कि मैं क्या जो है इनपुट्स देता हूँ. आई ट्राई टू स्टे काम, मैं बहुत ही काम रहने की कोशिश करता हूँ और इसको इग्नोर करता हूँ. बट समटाइम्स इट फील्स लाइक आई एम फाइटिंग अ बैटल दैट नो वन नोटिस. कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूँ जिसको कोई भी नोटिस नहीं करता. वाई डज इट हैव टू बी लाइक दिस, ऐसा ये सब क्यों है. वाई कांट पीपल जस्ट अप्रिशिएट ईच अदर, क्यों लोग आप एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर सकते इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू ब्रिंग ईच अदर डाउन, कि इंस्टेड के वो एक दूसरे को नीचे दिखाए, क्यों लोग एक दूसरे को आपस में अप्रिशिएट नहीं कर सकते. सी यू टुमारो सुब्बू, क्योंकि आप क्या हो, सुब्बू. सॉर्टेड है भाई. चलो नेक्स्ट क्या है. इमेजिन अशोका मित्रन विटनेस अ फिल्म शूटिंग एंड विजिट अ फिल्म सेट प्रेजेंट डे बॉलीवुड. अच्छा, वो कह रहे हैं कि अशोका मित्रन जो है आज जो बॉलीवुड की मूवीज बनती है उसके सेट पे पहुंचते हैं. एज अशोका मित्रन राइट्स अ डायरी एंट्री, अशोका मित्रन जो एक डायरी एंट्री करते हैं, पेनिंग डाउन द ट्रांसफॉर्मेशन यू नोटिस बिटवीन द फिल्म मेकिंग प्रीवियस ईयर्स एंड टुडे. अच्छा, यहाँ पे अशोका मित्रन जो पहले मूवीज बनती थी और अब जो मूवीज बनती है उसके बीच में उनकी जो सारी बातें अपने डायरी के अंदर लिख रहे हैं वो हमें बतानी है. डियर डायरी, आपको पहले बताना है कि टुडे आई विटनेस अ बॉलीवुड फिल्म सेट, आज मैं जो बॉलीवुड फिल्म सेट पे गया. एंड द कंट्रास्ट बिटवीन फिल्म मेकिंग टुडे एंड इन द पास्ट इज स्ट्राइकिंग, और जो कंट्रास्ट पहले और अब के अंदर है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है. द काम अनहरिड पेस आई रिमेंबर्ड हैज़ बीन रिप्लेस, जो पहले कामनेस होती थी, है ना, अनहरिड पेस होता था, मतलब भागम दौड़ी जो नहीं होती थी, वो अब रिप्लेस कर दिया गया है किससे, भागम दौड़ी से. हाईटेक एनवायरनमेंट ने जो है सारी चीज़ें रिप्लेस कर दी है. द एक्टर्स टुडे आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय स्टाइलिस्ट एंड फोटोग्राफर्स, जो एक्टर्स है वो कॉन्स्टेंटली सराउंडेड होते हैं स्टाइलिस्ट के द्वारा, फोटोग्राफर्स के द्वारा. देयर इमेज एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑफन टेकिंग प्रायोरिटी, जो उनकी जो एक्टर्स की इमेज है, उनकी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो ज़्यादा प्रायोरिटी बना रहे किससे, ओवर द स्टोरी इटसेल्फ, स्टोरी से ज़्यादा उनकी सोशल मीडिया पे एक्टर और एक्ट्रेसेस की क्या इमेज रहेगी वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आज के दिनों में. बैक इन द डे परफॉर्मेंस वर रॉ, उन दिनों में मतलब पहले के ज़माने में जो परफॉर्मेंसेज होती थी वो बहुत ही रॉ होती थी, फुल ऑफ इमोशनल डेप्थ होती थी, विद द स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन नरेटिव, जिसके अंदर ज़्यादा फोकस किसके अंदर होता था, नरेशन पे होता था, स्टोरी के नरेशन पे होता था. हैज़ अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इन फिल्म मेकिंग इम्प्रूव द आर्ट, क्या ये जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन आई है इसने आर्ट को इम्प्रूव किया है, और वी हैव लॉस्ट समथिंग इररिप्लेसेबल इन द प्रोसेस, और हम कुछ ऐसा इररिप्लेसेबल जो है समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसी चीज़ जिसको अब रिप्लेस नहीं किया जा सकता उसको हम खो चुके हैं. ठीक है. सी यू टुमारो अशोका मित्रन, आप इस तरीके से कर दोगे. तो बेटा ये प्रॉपर पूरा चैप्टर हमने कर लिया है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने कर ली है. इस चैप्टर के हर एक तरीके के क्वेश्चन को हर एक एंगल से हमने समझने की कोशिश कर ली है. स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो. इसके चैप्टर के नोट्स सब कुछ आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. जाते जाते एक हैशटैग आप लोगों को देना चाहूँगा, दैट इज़ रियाज ही राज है. इतनी मेहनत हम कर रहे हैं बेटा, जब आपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचोगे ना तो लोग आपसे पूछेंगे कि क्या राज है, तब आप उनको बोलना कि मेरी मेहनत, मेरा रियाज ही राज है. थैंक यू सो मच गाइज, मिलता है इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.